हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सब एकदम बढ़िया हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए जी, आप सब अपना होमवर्क करके आए हो कि नहीं बताओ मुझे जी मैम। हम एमसीक्यू को पढ़ने के लिए अपने आरसीएम का टॉपिक पूरा पक्का रिवाइज करके आए हैं। पक्का करके आए हो ना? यस मैम, करके आए हैं। मैसेज करके बताओ कि कौन कौन बच्चा रिवाइज करके आज की क्लास कर रहा है। जी मैम, हम सब बता रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, हमारी बात पे ट्रस्ट कीजिए, हम सब रिवाइज करके आए हैं। चलिए, आपने बोला और मैंने मान लिया कि जी हाँ, आप सब रिवाइज करके आए हो। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन आरसीएम टॉपिक। आरसीएम टॉपिक के हमारे जो एमसीक्यू को करने का जो फ्लो होगा वो वही होगा जो पहले हमने सप्लाई के फ्लो में यूज किया था। 2-3 एमसीक्यूज बहुत सिंपल होंगे जिससे आपका आरसीएम का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। आफ्टर देन जो एमसीक्यू हम करेंगे आरसीएम के ऊपर वो थोड़ा सा प्रोविजन के बेसिस पे होगा, जहां पर हमको प्रोविजन लगाना पड़ेगा। फिर 1-2 एमसीक्यू हम करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड होगा। सो दैट पूरा प्रोविजन क्लियर होगा, सभी तरह के एमसीक्यू क्लियर होंगे, कोई भी चीज कहीं से आपकी रहनी नहीं चाहिए। उसी को करने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा सुनो, आज ये वाली जो क्लास है हमारी, अब हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर हो गए, मैं आज की और डालूंगी। आफ्टर देन जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाके एक ऐप है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कैप्स में लिखिएगा आप वहां पर, EDUWIN। एजुकेशन ही जीतती है, EDUWIN, ठीक है जी। ये आप प्ले स्टोर में लिखिएगा, वहां से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको एक बैच नजर आएगा, वो बैच की सारी क्लासेस उन बच्चों के लिए ओपन है, वहीं पर उनको नोट्स मिल जाएगा। मैं एक छोटी सी वीडियो इस पूरे पर बना के डालूंगी, जिसको इश्यू आएगा वो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेना कि हम कैसे क्लास करेंगे, हमें कैसे क्लास देखनी है, वो सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये जो क्लासेस हैं ये अब यहाँ आना बंद हो जाएंगी, आपको EDUWIN पर ही मिलेंगी। बहुत 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 इफेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। चलिए हम पढ़ते हैं, अब आगे करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। हम कर चुके थे अपने 12 एमसीक्यू, अब बारी है एमसीक्यू 13 की। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 10th नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 10th नवंबर से हमारी जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सीएमए इंटर, सीए इंटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वो अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए है, मतलब कि वो मई 21 के लिए हैं, दिसंबर 21 के लिए हैं, मई जून और नवंबर दिसंबर में जिनका भी अटेम्प्ट है वो क्लासेस उनके लिए हैं। उसमें हैंड नोट्स भी आपको मिलेगा और प्रिंटेड बुक्स भी आपको मिलेगी। उसमें जो सारा मटेरियल मैंने आपको लिखवाया है, कराया है, वो सारा आपको वहां पर मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू है हमारा 13 नंबर का, एमसीक्यू है हमारा 13 नंबर का। चलिए देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले ये जो एमसीक्यू चल रहे हैं ये आरसीएम सीरीज के चल रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल पक्की बात है। तो मेरी एक बात क्यों ना लगे हाथ पहले सुन लो। जी मैम सुनाओ, हम तो सुनना चाहते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना जरा मैसेज करके। मैम एकदम मजा ही मजा आ रहा है, सच्ची बता रहे हैं। पहले सिलेबस हो गया, फिर रिवीजन हो गया और अब एमसीक्यू सीरीज 4 चांद लगा रही है। जीएसटी पॉकेट समरी पढ़ के आया करो, ठीक है ना? जी मैम, देखो मेरा भी तो मन करता है ना आपसे थोड़ी बातें करूं, आपकी बातें सुनूं, अपना बोलूंगी तो वैसे ही आप अलग दुनिया में पड़े हो, मैं अलग हूं, तो सब अलग अलग है ही, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। एक अटेंशन क्रिएट हो जाती है मेरी आपके लिए, आपकी मेरे लिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बताइएगा वॉइस मैसेज में। कोई इश्यू आ रहा हो किसी एमसीक्यू में, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई अदर हेल्प की भी जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा। आपको हर मैसेज का आंसर मिलता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, अब आप समझ सकते हो, स्टूडेंट्स होते हैं काफी, थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज सारा आंसर आप सबको मिलता है। सॉरी, आज थोड़ा सा मैंने ज्यादा आपको बता दिया। चलो अब करते हैं स्टार्ट। आरसीएम का एमसीक्यू नंबर 13। तो मैं बोल रही थी लगे हाथ क्यों ना हम रिवीजन कर लें। चलो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ आरसीएम का सेक्शन नंबर कौन सा होता है। मैम सीजीएसटी एक्ट में 9(3) एंड 9(4) होता है। वेरी 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 गुड। लेकिन अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो ये 5(3) एंड 5(4) हो जाता है। लेकिन मैंने आपको सीजीएसटी के सारे सेक्शन याद कराए थे, आई मीन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब कराए थे। आईजीएसटी के मैंने कहा था नहीं भी करोगे तब भी चलेगा।
आरसीएम 93 एंड 94 के अकॉर्डिंग लगता है। 93 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 16 ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन अगर मैं इनके पार्ट्स को खोल दूं तो यहाँ पर टोटल 21 ट्रांजैक्शन निकल के आती हैं। लेकिन अगर मैं 94 की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर मैं एक ट्रांजैक्शन के पार्ट्स खोल दूं तो वो 3 ट्रांजैक्शन बन जाती हैं जहां पर आरसीएम लगता है। तो आरसीएम के अंडर में होता क्या है, काफी सारी एंट्रीज हैं। उन केस में हमेशा टैक्स कौन भरेगा, रेसिपिएंट भरेगा। रेसिपिएंट ही वहां पर सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा। सारे कंप्लायंसेस कौन करेगा, रेसिपिएंट करेगा। अच्छा, मुझे कुछ बातें आप बताइए कि मैम इसके अंदर कौन सी एंट्रीज आती होंगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। चलो एक एक करके जल्दी जल्दी बताओ मैम। आरसीएम के अंदर हमने एक जीटीए वाली बात पढ़ी थी। कंपनी डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देता है तब भी आरसीएम लग जाता है। और मैम हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज पर भी आरसीएम लगता है। रिकवरी एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग कंपनी को अपनी सर्विस देते हैं तब भी आरसीएम लगता है और बैंकिंग कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था मैम इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट अगर अपनी सर्विस दे रहे हैं, किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो वहां पर भी मैम आरसीएम लग जाता है और उस बिजनेस एंटिटी को अपना टैक्स भरना पड़ जाता है। और आपने मैम हमको बताया था कि जो भी आपका कॉपीराइट वगैरह, चाहे वो म्यूजिक कंपनी हो, चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई भी फोटोग्राफर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो अपना कॉपीराइट किसी को दे रहे हैं तो वहां पर भी आरसीएम लग जाता है। एक 9A न्यू एंट्री इंसर्ट हुई थी जो बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या था उस एंट्री में, बताओ जल्दी। कि अगर ऑथर अपना राइट दे रहा है, किसी पब्लिशर को अपना राइट दे रहा है पब्लिशर को, तो उस केस में ऑथर के पास ऑप्शन आ जाता है, वो चाहे तो आरसीएम में जाए, वो चाहे तो एफसीएम में जाए। लेकिन अगर वो आरसीएम में जाता है तो उसको कुछ कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं, उसे इनवॉइस पे लिख के बताना होता है कि मैं आरसीएम अडॉप्ट कर रहा हूँ। सॉरी, अगर वो एफसीएम अडॉप्ट करता है तो उसको डिक्लेरेशन देना होता है, उसे बताना होता है कि मैंने एफसीएम अडॉप्ट कर लिया है, मैं अपना टैक्स खुद भरूंगा, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लेकिन अगर वो आरसीएम में जाता है तब तो उसके ऊपर कोई भार पड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा टैक्स कौन भरता है, सारा टैक्स हमेशा रेसिपिएंट भरेगा, सप्लायर नहीं भरेगा। तो ऑथर को तो वैसे ही जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बताइए और कौन सी सर्विसेज यहाँ पर आती है। मैम सिक्योरिटी की सर्विसेज आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर आती है ओवरसीइंग कमिटी, अगर आरबीआई को सर्विसेज देती है तब भी आरसीएम लग जाता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज यहाँ पर आ जाती है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस आरसीएम में कवर हो जाती है। तो मैंने टोटल एंट्रीज के नेम बोल दिए, एक दो रह गई होंगी उन्हें भी बोल देती हूँ कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को लैंड पर देते हैं बदले में क्या मिलता था, लैंडिंग चार्जेस, उन चार्जेस पर भी जीएसटी अंडर आरसीएम बोरोअर भरता था। फिर बात आती है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल के बारे में। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल होता है तो यहाँ पर भी आरसीएम लगता था, लेकिन कुछ केसेस होते थे जहां पर एफसीएम लग जाता था। तो ये पूरा का पूरा सार था आरसीएम का। स्टिल पॉकेट समरी पड़ी हुई है, वहां से डिटेल में देख लेना, 20-25 मिनट में किया होगा वहां पर हमने। चलो अब पढ़ो ये एमसीक्यू। लेकिन एक सेकंड, एक बात और सुन लो, जब भी हम आरसीएम में फॉल कर जाते हैं तो जो भी टैक्स होता है आरसीएम के अंडर में, ये जो आरसीएम में टैक्स लगता है ये कौन सा टैक्स होता है मैम, इनपुट टैक्स होता है। सपोज मैंने कुछ परचेज किया तो मैंने वो इनवर्ट ट्रांजेक्शन किया, लेकिन बीइंग अ रेसिपिएंट टैक्स भी भाई मैं ही भरूंगी, तो वो मेरे ऊपर कौन सा टैक्स हुआ मैम, इनपुट टैक्स हुआ। तो इनपुट टैक्स को क्या मैं आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर लूं, आई मीन इनपुट टैक्स को क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर लूं, नो मैम। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को कभी भी हम इनपुट टैक्स के लिए यूज नहीं करते। इसका मतलब आरसीएम का जो टैक्स होगा वो कभी भी यूटिलाइजेशन के थ्रू नहीं भर सकते, उसको कैश लेजर को यूज करके ही भरना पड़ेगा। चलो, कैन पेमेंट टैक्स क्रेडिट, कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टैंडिंग इन ई क्रेडिट लेजर बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तो मैम जस्ट अभी आपने पढ़ाया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, मैं एक रेसिपिएंट हूं, मैंने गुड्स खरीदे थे, मैंने सर्विसेज अवेल की थी, लेकिन मेरे को अंडर आरसीएम खुद ही टैक्स भरना पड़ रहा है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने जो परचेज पर टैक्स भरना है, एक काम करती हूँ मैं अपने आईटीसी से ही यूटिलाइज कर देती हूँ, मैं कैश में पे नहीं कर रही। क्या ये चीज सही है? नो मैम, आप आईटीसी को यूज कर ही नहीं सकते, आपको कैश के थ्रू भरना ही पड़ेगा, आपको कैश लेजर से अपना जीएसटी का पेमेंट अंडर आरसीएम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आईटीसी से अपने आरसीएम को यूज कर सकते हो, आरसीएम को सेट ऑफ कर सकते हो, नो। तो आंसर क्या आएगा? नो। आंसर क्या आएगा? नो। आ जाइए एमसीक्यू नंबर 14। इज आईटीसी अवेलेबल टू द सप्लायर?
सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। आरसीएम के अंदर क्या आईटीसी सप्लायर को मिलेगा? नो मैम, आईटीसी तो हमेशा रेसिपिएंट को मिलता है ना। अगर मैं परचेज कर रही हूँ, मैंने टैक्स पे किया है, तो मैं ही तो उस टैक्स का आईटीसी क्लेम करूंगी। जी मैम, बिल्कुल सही बात। तो बताइए क्या स्टेटमेंट ये सही है? नो मैम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 15 को, इज द बिलो स्टेटमेंट करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बट ही हैज नॉट एक्सीडेड हिज थ्रेशोल्ड लिमिट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो आरसीएम के अंडर फॉल कर रहा है, बट ही हैज नॉट एक्सीड हिज टर्नओवर, और अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड नहीं हुई है तो मतलब मैम एक पर्सन है, मान लो कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स आरसीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर मिस्टर एक्स आरसीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्टिल मिस्टर एक्स को तब तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि उनकी टर्नओवर क्रॉस ना हो जाए। आप सब जानते हो सेक्शन नंबर 24 आरसीएम में जो भी डीलिंग करता है उनके लिए मैंडेटरी कर देता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब वहां पर ये थ्रेशोल्ड का कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है मैम? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। चलो अब आप सब मेरी एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईसीएआई, आईसीएमआई, आईसीएसआई बहुत फंसाते हैं इस चीज में आप सबको, क्योंकि मैंने तो पहले क्या पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा और अपना आंसर सोच लिया। मैंने ये आंसर क्यों सोचा? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने स्टेटमेंट को पढ़ के देखा, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करेगा? देखो, जब भी आप रीजन सोचोगे तो आप रीजन क्या सोचोगे? एकदम सही सोचोगे। मैंने रीजन क्या सोचा? मैंने रीजन ये सोचा कि सेक्शन नंबर 24 बोलता है टर्नओवर कितनी भी हो मैटर नहीं करता, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मेरा रीजन ये था, ठीक है। आप सबने भी यही रीजन बोला, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? आपको रीजन सही बताएगा और स्टेटमेंट को बोलेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और सेम रीजन लिख देगा। आप फंस जाओगे। इसका मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन तीनों में एकदम से टिक मार मत कर देना, एकदम से टिक मार मत कर देना। अंदर की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेना कि अंदर रीजन क्या लिखा है। मैंने क्या बोला? आंसर सही है, आंसर सारे सही होंगे, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है? जो ज्यादा सही हो, जो ज्यादा सही हो। तो यहाँ पर इनकरेक्ट 2 में लिखा हुआ है, तो हमें अंदर का रीजन पढ़ना होगा। और डी वाले आंसर में आप देखना कि भले ही ऊपर से स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन रीजन सही होने से क्या होता है? स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब ए और बी को पढ़ो। ए क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो ऊपर है वो कैसी है? इनकरेक्ट। द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन पे टैक्स अंडर आरसीएम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड और नॉट। एकदम सही बात लिखी है कि नहीं? जी मैम, एकदम सही बात लिखी है। इसमें क्लियर कट लिखा है कि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा इज रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने रजिस्ट्रेशन उसकी टर्नओवर क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अगर आप डी को पढ़ोगे तो डी में क्या लिखा है? स्टेटमेंट करेक्ट बोल दी, लेकिन रीजन वही लिख दिया जो यहाँ पर लिखा है कि अ पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम और इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड टर्नओवर। तो देखो रीजन तो सही है, तो आपको रीजन पे भी नहीं जाना, आपको देखना है कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है। तो हमेशा दोनों चीजें देखना कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है और उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको ज्यादा सही वाले आंसर को चूज करना होता है। अगर मैं बी की बात करूं, बी इनकरेक्ट है। अब बी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट तो ए भी है, इनकरेक्ट बी भी है, लेकिन कौन से वाला ज्यादा सही लग रहा है? इफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ही शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ओनली इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें क्लियर कट लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत तभी है जब आपका जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये रीजन गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा बताओ? आंसर मैम होगा ए। सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे करेक्ट है ही नहीं। आंसर क्या होगा बताओ मैम? आंसर होगा यहाँ पर आपका
ए। खोल लो आंसर को अपने को, देखो आंसर क्या निकला, ए। आ जाइए एमसीक्यू नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर आरसीएम प्रोविजन एज कंटेन अंडर सेक्शन 93। बोल रहे हैं बताइए इनमें से कौन सी सर्विस आरसीएम के अंडर में फॉल नहीं करती। एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट। आप सब जानते हो कि जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल एडवोकेट के द्वारा हो, चाहे सीनियर एडवोकेट के द्वारा हो, चाहे फर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं, वो सभी सर्विसेज आरसीएम में फॉल करती हैं अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है हुज टर्नओवर एक्सीड 10, 20 और 40 लाख एज द केस मे बी। नेक्स्ट पढ़ो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट, अभी अभी बताया था ये भी आरसीएम में फॉल करती है। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ फर्म ऑफ एडवोकेट, बताइए मैम ये भी आरसीएम में फॉल करती है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, एडवोकेट जब अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विस देता है तो एग्जाम्पशन चैप्टर में लिखा हुआ है ये सर्विस क्या हो जाती है, एग्जैम्प्ट। इसका मतलब डी आरसीएम में फॉल नहीं करेगा, डी हमारा आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 17 पढ़िए। मिस्टर आलोक हैड टू ट्रांसपोर्ट हिज पर्सनल गुड्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा। मिस्टर आलोक ने अपने गुड्स ट्रांसफर किए। ही कॉन्टेक्ट सिग्मा ट्रेवल सर्विसेज। सिग्मा ट्रेवल इज अ पैसेंजर बस ट्रेवलर, ऑल्सो डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज जीटीए वाली सर्विसेज भी देते हैं। देखो कितना कंफ्यूज किया है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि मिस्टर आलोक जीटीए के थ्रू अपने गुड्स भेज रहे हैं। ही ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ ऑल पर्सन इंक्लूडिंग नॉन पैसेंजर, ये सब इन्होंने कहानी बना रखी है, कहानी में बिल्कुल नहीं फंसना। हमें मटेरियल मिल गया कि जीटीए वाले की बात हो रही है, जीटीए का यूज करके मिस्टर आलोक अपने गुड्स मुंबई टू गोवा भेज रहे हैं। मिस्टर आलोक हैंड्स ओवर द गुड्स टू सिग्मा, ओके इन्होंने क्या किया, जीटीए वाले को गुड्स दे दिया और जीटीए वाले ने कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया। आप सब जानते हो जीटीए वाले को जीटीए वाला तभी बोला जाता है जब वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर देता है। अगर वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देगा तो फिर हम उसको जीटीए नहीं मानेंगे। आलोक इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओ माय गॉड ये जो आलोक है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। व्हाट विल बी जीएसटी सिनेरियो इन दिस केस, आप सब मुझे बताइए, प्रोविजन को रिमाइंड कीजिए फिर बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए मैसेज कीजिए, जल्दी बताइए मैम इसमें क्या होगा कि ये जो आलोक हैं और ये जीटीए वाला जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देता है ना तो ये सर्विस एग्जैम्प्ट हो जाती है। बट मैम हमको ना एक बार पूरा प्रोविजन बता दो क्योंकि जीटीए वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, चलो सुनो। जीटीए के केस में क्या होता है, जीटीए वाले के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो वो आरसीएम में भी जा सकता है, वो चाहे तो वो एफसीएम में भी जा सकता है। तो जीटीए वाला अगर एफसीएम में जाता है तो जीटीए वाले को 12% से टैक्स भरना होता है और जीटीए वाले को पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाता है। लेकिन जब जीटीए वाला आरसीएम अडॉप्ट कर लेता है तो आरसीएम अडॉप्ट होते ही अब टैक्स रेसिपिएंट भरेगा, 5% से भरेगा और जीटीए वाले को कोई भी आईटीसी ना मिल पाएगा। अब होता क्या है, सपोज करो अगर हम बात करेंगे एफसीएम की कि जीटीए वाले एफसीएम में चले गए तो हमेशा टैक्स कौन भरेगा, जीटीए वाला भरेगा। लेकिन अगर हम बात करें आरसीएम की तो टैक्स कौन भरेगा, रेसिपिएंट भरेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एग्जम्पशन चैप्टर से थोड़ी सी लिंकेज की गई है। अगर जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, फिर चाहे जीटीए वाला एफसीएम में जाए चाहे जीटीए वाला आरसीएम में जाए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाने वाली सर्विसेज एग्जैम्प्ट हो जाती है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। तो पढ़ो अब ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर आरसीएम नहीं लगेगा, टैक्स नहीं भरा जाएगा, ट्रांजैक्शन एग्जैम्प्ट है। अब इनमें से देख लो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, वही आपका सही आंसर होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस रेंडर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वाओ मैम ये तो पहले केस में ही हमको समझ आ गया कि हमारे सारे आंसर मैच हो गए। अनरजिस्टर्ड को दी जाने वाली सर्विस क्या होती है, टैक्स से एग्जैम्प्ट होती है। बट मैंने क्या कहा, बाद के पॉइंट छोड़ने नहीं है, क्या पता बाद में इससे भी ज्यादा रीजन मिल जाए, वो बात इससे भी ज्यादा अच्छी हो। पॉइंट नंबर बी पढ़ो। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। क्या यहाँ पर जीटीए टैक्स पे करेगा, कर सकता है। अंडर आरसीएम करेगा, कर सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड के केस में नहीं करेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में सर्विस एग्जैम्प्ट होती है। तो ये आंसर बी नहीं होगा।
Next, unregistered person is required to pay GST to transport agency which is turned will be deposited by GTA to government. No, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एग्जाम है, किसी को भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. नन ऑफ द अबव नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए. MCQ नंबर 18. देखो, जब टॉपिक बोलती हूँ तो रिवाइज करके आया करो. बहुत फास्ट बोलती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्जाम नियर है. जितना ज़्यादा कंटेंट मैं यहाँ बोलूँगी उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा. तो एक बार पढ़ के भी आया करो. ABC National Bank appointed Mr. A a recovery agent in order to recover the amount paid to the defaulter. आप सब जानते हो, जब भी रिकवरी एजेंट जो कि एक इंडिविजुअल है वो अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी भी बैंक को तो RCM लग जाएगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट तो छोटे मोटे लोग होते हैं, वो तो GST में रजिस्टर्ड होते ही नहीं है. तो इस वजह से यहाँ पर टैक्स कौन भरेगा? बैंकिंग कंपनी भरेगी जो कि रिकवरी एजेंट की सर्विसेज ले रही है. तो यहाँ पर ABC नेशनल बैंक ही अपना टैक्स भरेगी. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक्स फ्रॉम PC ट्रेडर. ओके, नो इश्यू. कोई पर्सन है XX, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई बुक परचेज कर ली. इन्होंने जिससे बुक परचेज की है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है. ये जो बुक्स इन्होंने परचेज की है बुक्स GST में एग्जाम्प्ट है. क्या मतलब है? आगे देखो, XX अरेंज द ट्रांसपोर्ट. बात यहाँ से समझ आ गई. बात आ गई GTA की. पूरी कहानी बना रखी है कि XX ने इन पर्सन से बुक्स खरीदी क्योंकि बुक्स GST में एग्जाम्प्ट होती हैं. उसके बाद XX ने GTA वालों की सर्विसेज अवेल की. हमें क्या फर्क पड़ता है कैसे गुड्स हैं कैसे गुड्स नहीं है? हमें बस ये देखना है कि ये जो सर्विसेज अवेल की हैं, ये GTA वाले की सर्विसेज अवेल की हैं. अब जब GTA वाले की सर्विसेज अवेल की हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में GTA के पास RCM FCM दोनों ऑप्शन होते हैं कि नहीं? यस मैम, दोनों होते हैं. अब ये जो मिस्टर X है ये रजिस्टर्ड पर्सन है. जी मैम, रजिस्टर्ड है. तो यहाँ पर तो टैक्स लगने की बातें आती हैं. अब टैक्स इन्होंने क्या बताया है? आगे पढ़ो. विच चार्ज्ड फ्रेट 9,000 फॉर द सेम. GST इज पेबल एट रेट 5%. 5% कहाँ पर लगता है? RCM में. क्या ये FCM होगा? नो, ये RCM है क्योंकि इन्होंने खुद ही बोल दिया कि टैक्स कितना लग रहा है? 5%. अगर यहाँ पर 12% लिखा होता तो हम मान लेते ये कौन सा केस है? ये केस है FCM का. तो XX ने क्या किया? GTA वाले की सर्विस ली, अंडर RCM टैक्स भरा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है. GST ऑफ 450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. बिल्कुल सही बात है. RCM लग रहा है. टैक्स कौन भरेगा? XX ही भरेंगे. टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा? 9,000 का 5%, 450 रुपए. तो ये स्टेटमेंट अभी तक सही है, बट आगे का और पढ़ेंगे. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ GTA सर्विसेज अ कंपोजिट सप्लाई. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. गुड्स किसी और से खरीदे इन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस GTA से ली, तो कंपोजिट सप्लाई की तो यहाँ पर बात ही नहीं होती. ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है. नेक्स्ट, since exempt goods are being transported, since provided GTA for transporting the same also exempt. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि अगर GTA वाले exempted goods को लेके जाएंगे तो GTA वाली सर्विस exempt हो जाएगी. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा. तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है. नेक्स्ट, GST ऑफ 450 इज पेबल बाय GTA. नो, क्योंकि RCM लग रहा है. तो RCM में ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो सप्लायर है. सप्लायर क्यों टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा. तो आंसर इज ए. आंसर हमारा होगा ए. आ जाइए MCQ नंबर 20 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन 5(3) ऑफ IGST एक्ट. The tax on which shall be paid on RCM basis by the recipient of supply. बताइए इनमें से कौन सी वाली सर्विस RCM में फॉल करती है? पहली पढ़ो. सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपोजिट टैक्स पेयर. मैम ये क्या बोल रहा है? ये तो हमको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है. तो सुनो, ये बोल रहे हैं कि ये जो सर्विस है यहाँ पर बात हो रही है कि सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज की, जो कि प्रोवाइड की गई है पर्सन के द्वारा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ कंपोजिट टैक्स पेयर. तो पहले मेरी एक बात सुनिए आप सब, ठीक है मैम? बताइए. चलो, ये वाला प्रोविजन आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि ये भी RCM में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को इश्यू आता है. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए.
कोई पर्सन है जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी में काम कर रहे हैं या फिर फर्म की कैटेगरी में या पार्टनरशिप कैटेगरी में काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मतलब कि वो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट काम नहीं कर रहे, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि कोई भी पर्सन है जो कि एज अ बॉडी कॉर्पोरेट काम नहीं करे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिक्योरिटी सर्विसेज देती हूँ, क्या मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ? नो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सिक्योरिटी सर्विस देती हूँ। अगर मैं बीइंग अ इंडिविजुअल अपनी सिक्योरिटी सर्विस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देती हूँ, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला ये रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो इसका मतलब आरसीएम लगाओ और इस रेसिपिएंट से टैक्स ले लो, क्योंकि इंडिविजुअल पर हम क्यों भरोसा करें, ये पता नहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे कि नहीं होंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे कि नहीं लेंगे, हम इन रजिस्टर्ड पर्सन से अंडर आरसीएम जीएसटी ले लेंगे। फिर बात आती है कि मान लो अगर ये इंडिविजुअल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस नहीं दे रहा, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, वो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन में कंपोजिट डीलर भी आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकती है, कोई भी पर्सन आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एफसीएम लगेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम। तो अगर इंडिविजुअल जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर वो सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है आरसीएम, रजिस्टर्ड के अलावा किसी को दे रही है तो एफसीएम। लेकिन मैम अगर वो इंडिविजुअल नहीं कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो तब तो हमेशा एफसीएम लगेगा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है, तो तब तो आरसीएम की बातें आएगी नहीं। तो टोटल 3 बातें याद रखना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट किसी को सर्विस दे रही है तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ी चीज है, इसका मतलब वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो अपना टैक्स खुद भर देगी, उसमें आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो एक बड़ी चीज है, तो आरसीएम लगेगा, रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल छोटे छोटे लोगों को सर्विस दे रहा है, लाइक अनरजिस्टर्ड को, कंपोजिट डीलर को, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में जनरली जीएसटी गवर्नमेंट भरती नहीं है, तो इसीलिए जीएसटी का जो भार होता है वो इंडिविजुअल से ही कलेक्ट किया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, एफसीएम लगेगा। चलो पहला पॉइंट पढ़ो, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपोजिट डीलर। पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब कि कोई छोटा ही पर्सन है, लेकिन वो कंपोजिट टैक्स पेयर को दे रहा है, वो खुद छोटा है पर वो अपने से भी छोटे वाले को सर्विस दे रहा है, तो इस केस में क्या लगेगा मैम, इस केस में एफसीएम लगेगा और ये इंडिविजुअल ही अपना टैक्स भरेगा। पॉइंट नंबर 2, यानी कि मैम पहली वाली ट्रांजैक्शन है वो तो आरसीएम में फॉल नहीं करती है, या करती है, जल्दी से बताइए मैम, पहली वाली ट्रांजैक्शन फॉल आरसीएम में फॉल नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। पॉइंट नंबर 2 तो बिल्कुल ही क्लियर है, एजेंट सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो यहाँ पर आरसीएम लगता है। पॉइंट नंबर 3, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप सब जानते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले टैक्स भरते हैं या फिर सप्लायर टैक्स भरते हैं, रेसिपिएंट बीच में नहीं आते, यानी कि ये ट्रांजैक्शन भी आरसीएम में कभी फॉल नहीं करती। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। ये बोल रहे हैं कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज को बेच रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, क्या इस ट्रांजैक्शन पर आरसीएम लग सकता है? जी हाँ, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें पूरी नहीं मिली। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी बोली है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड गुड्स को एक रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन हमारी 21 एंट्रीज में फिट हो रहा होगा, या फिर जो हमारी एक एंट्री अलग से है 94 के अंडर में उसमें फिट हो रहा होगा, तब तो आरसीएम लग जाएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगेगा। बट यहाँ पर हमें आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम डिलेमा में हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन एक साथ हैं? अगर होंगे तो हम वो चूज कर लेंगे, वरना हम सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करेंगे। 2 तो मुझे मिल गया, पर 2 के साथ मुझे 4 कहीं भी नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओनली 2, क्योंकि फोर्थ हमारा डिलेमा में है, वो पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं है। जब पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इस वजह से हम बेस्ट आंसर चूज करेंगे, क्योंकि बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा 2। लेकिन मान लो एक ऑप्शन और होता डी जहां पर लिखा होता 2 and 4, तो हम ये वाला चूज कर देते। केस स्टडी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी है, बिल्कुल सिंपल है, घबराइएगा नहीं। केस स्टडी पढ़ने में टाइम लगता है, उसके आंसर करने में कोई टाइम नहीं लगता, आप सब जानते हो। चलो सुनो,
Mr. Shanky consultants a partnership firm registered in Delhi render following services। कोई मिस्टर शैंकी इन्होंने अपनी फर्म खोल रखी है, ये सारी सर्विसेज ये अपनी फर्म से दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, मैन पावर सर्विसेज दे रहे हैं, ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हैं। ये सारी सर्विसेज तो ये दे रहे हैं जो कि इनकी टर्नओवर है बेसिकली एक तरह से। अदर इंफॉर्मेशन, शैंकी कंसल्टेंट्स ऑल्सो पेड स्पॉन्सर्ड फीस ऑफ 70,000 एट सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट एनजीओ पार्टनरशिप फॉर्म इन दिल्ली। यहाँ पर ये सर्विसेज ले रहे हैं, यहाँ पर ये सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि ये इनकी इनवर्ड सर्विस है और ये इनकी आउटवर्ड सर्विस है। ठीक है जी। शैंकी कंसल्टेंट पे रेंट, ये रेंट पे कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी इन्होंने कोई सर्विस अवेल कर रखी है। अज्यूम ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एट 18%, ऑल ट्रांजैक्शन टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आ जाइए नीचे इस केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शैंकी, बताइए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी, जल्दी से मैसेज कीजिए कैलकुलेट करके। मैम आपने कहा ये वाली सर्विसेज तो इनपुट सर्विस है, ये वाली सर्विसेज तो इनवर्ड है और ये वाली सर्विसेज आउटवर्ड है, तो इन्हीं तीनों का एग्रीगेट क्या बन जाएगा, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर शैंकी। ऐड कीजिए 2 करोड़ 1 3 करोड़ 5 लाख, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3 करोड़ 5 लाख। क्या इसमें 3 करोड़ 5 लाख कहीं है? यस मैम ये रहा। तो याद रखिएगा इनवर्ड सप्लाई ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है मैम, आंसर क्या हो जाएगा ए। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इस केस स्टडी का 2 क्या बोलता है, जीएसटी लाइबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शैंकी कंसल्टेंट्स इज। जो शैंकी कंसल्टेंट है रिवर्स चार्ज में इनके द्वारा कितनी लाइबिलिटी पे की जाएगी, तो रिवर्स चार्ज इन पे किस किस ट्रांजेक्शन पे लगेगा। आओ इनकी इनवर्स सप्लाई में देख लेते हैं। पहली सप्लाई सर्विस जो इनके द्वारा अवेल की जा रही है, जिसमें एक कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई एनजीओ है, और इन्होंने क्या किया, इस प्राइवेट कंपनी ने अपनी सर्विसेज दी है एक शैंकी कंसल्टेंट को, जो कि है एक पार्टनरशिप फर्म। आप सबने लॉ पढ़ा था, लॉ में क्या लिखा था मुझे बताइए। लॉ में मैम ये लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है कंपनी को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, कोई भी दे रहा हो, सप्लायर कोई भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर रेसिपिएंट एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम लगेगा और उस कंपनी और उस जो भी पार्टनरशिप फर्म है उनको जीएसटी अंडर आरसीएम भरना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टर शैंकी की एक पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं? यस मैम, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड फर्म है। जब भी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड फर्म होगी तो यहाँ पर आरसीएम लग के टैक्स कौन भरेगा अंडर आरसीएम? मिस्टर शैंकी भरेंगे। तो 70,000 रुपए पर तो आरसीएम लगेगा और टैक्स भरा जाएगा अंडर आरसीएम। नेक्स्ट सर्विस, शैंकी कंसल्टेंट पे रेंट अकोमोडेशन टू 6 लाख फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी। इमूवेबल, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर ये रेंटिंग सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती तो हम इस पर आरसीएम लगाते, बट अदर देन गवर्नमेंट ये वाली सर्विस एफसीएम में ही जाती है, आरसीएम में ये सर्विस नहीं आती। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सर्विस पे लगेगा। यस मैम। अब जल्दी से मुझे बताइए 70,000 की सर्विस पर टैक्स लगाइए और बताइए कितना टैक्स आएगा। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, 70,000 का सीधे 18% करेंगे। बताइए 70,000 का जब आप 18% करोगे तो क्या यहाँ पर आपका आंसर मैच हो जाएगा कि नहीं? जी मैम, हमारा आंसर यहाँ पर हमको कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम सीधे 70,000 का 18% करेंगे और हमको यहाँ पर हमारा आंसर कहीं मैच होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नन ऑफ द अबव कर देंगे। लेकिन आप सबको ध्यान से पढ़ना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये ट्रांजैक्शन है इंट्रा, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यानी कि 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। करो 70,000 का 99% कितना आएगा मैम? 70,000 का 9% आएगा 6300 एंड 6300। जल्दबाजी में एक जीरो को गलती से एक्स्ट्रा मत देख के फर्स्ट वाला आंसर मत टिक कर देना। इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा एमसीक्यू पहले कर लो, जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है उससे पहले कर लो, सो दैट ये जीरो की गड़बड़ ना रह जाए। वरना एमसीक्यू में मार्क्स बहुत जितना आराम से मिलते हैं ना, उतनी आराम से चले भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
तो फाइनली आपको समझ आया, ये हमारे एमसीक्यूज थे आरसीएम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में आप रिवाइज करके आइएगा, कंपोजिशन स्कीम अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। हम करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और थोड़े से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अदर टॉपिक के भी करेंगे, पर कंपोजिट स्कीम आपको रिवाइज करके आनी है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।